हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो लेके आई हूँ। सुपरवाइजर के सुपरहिट 60 प्रश्न हम आज करेंगे। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। बिना टाइम गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता? तो जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन को क्या बोला जाता है? तो विटामिन को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है क्योंकि ये कार्बन से बने हुए होते हैं। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कैसा होता है, एक जल में विलय विटामिन होते हैं और एक वसा में विलय विटामिन होते हैं। जल में विलय विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं ये फैट में या वसा में विलय होते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में विलय, दूसरा वसा में विलय। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, या जीवित जीव होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला है, एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टिपिकल प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा? ये मेडिसिन नहीं होगा, ये होगा मेडिकल। मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी होगा। जो एमटीपी था, ये एमटीपी एक्ट आया था 1971 में। इसमें क्या होता था, किसी भी कारण से अगर महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी उम्र नहीं है, या वो कंसीव नहीं कर पा रही है, जो जल्दी गर्भवती हो गई है, या उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वो उन स्थितियों में अपना गर्भपात करा सकती है। बलात्कार से पीड़ित हो तो ऐसी स्थितियों में ये एक्ट बना था कि एमटीपी जो एक्ट बना था 1971 में। इसके तहत पहले क्या होता था कि पहले 12 सप्ताह तक की जो गर्भवती महिला थी वो गर्भपात करा सकती थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने माह तक की करा सकती हैं? जो संशोधन हुआ है 2016 में, उसमें 20 सप्ताह तक की जो 20 सप्ताह तक की महिला जो गर्भवती है तो वो गर्भपात करा सकती है। किस एक्ट के तहत? एमटीपी 1971 एक्ट के तहत, या एमटीपी 1971 अधिनियम के तहत। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के तहत गर्भपात को अनुमति दी गई। आपसे पूछेंगे कि गर्भपात को अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई है? तो 1971 के एक्ट के तहत दी गई है। किस एक्ट के तहत दी गई है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत गर्भपात को अनुमति दी गई है? 1971 के तहत दी गई है। इस अधिनियम के मुताबिक क्या किया गया है कि गर्भावस्था की जो अधिकतम अवधि है वो 20 सप्ताह निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद भ्रूण का गर्भपात वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, मतलब इसके बाद भ्रूण का गर्भपात को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाती। और एक ही आरोप हो, मतलब ये एक बोल सकते हैं ये एक क्राइम माना जाता है यदि 20 सप्ताह के बाद गर्भपात किया जाता है। 20 सप्ताह तक की गर्भपात को एमटीपी एक्ट के तहत मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? देखो, बीसीजी जो टीका है जो कि टीबी की रोकने के लिए दिया जाता है। ओपीवी जो कि पोलियो को उन्मूलन के लिए दिया जाता है, जिससे पोलियो ना हो। और इसके बाद हेपेटाइटिस जो बी होता है वो वायरस से, हेपेटाइटिस बी एक बीमारी होती है जो कि वायरल के द्वारा होती है, उसको रोकने के लिए दिया जाता है। अब आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन सा टीका है जो तुरंत जन्म के 24 घंटे के अंदर ही दे दिया जाता है। तो एक होता है बीसीजी, एक होता है ओपीवी और एक होता है हेपेटाइटिस बी। इसको बोला जाता है, इसको जन्म के तुरंत बाद देना चाहिए, मतलब जन्म के 24 घंटे के अंदर ये बीसीजी का, ओपीवी का और हेपेटाइटिस बी का टीका लगा देना चाहिए। बीसीजी को हम क्या बोल सकते हैं? बेसिजस कैलमेट ग्यूरेन भी बोला जाता है, टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ये ओपीवी जो होता है उसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोला जाता है, क्योंकि ये ओरल रूप से दी जाती है, मौखिक रूप से दी जाती है। और हेपेटाइटिस बी भी बच्चों को दिया जाता है, ताकि हेपेटाइटिस वाली बीमारियां बच्चे को ना हो। इसको हेपेटाइटिस बी को यकृत शोथ भी बोला जाता है। हिंदी में हेपेटाइटिस बी को यकृत शोथ बोला जाता है। यकृत शोथ का मतलब होता है यकृत में, इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है।
भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। याद रखना, टीकाकरण का विस्तारित रूप कब आरंभ हुआ? 1978 में। एक्सपेंडेड प्रोग्राम और वैक्सीनेशन कब आरंभ हुआ है? 1978 में। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1978 में आरंभ हुआ। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? जन्म के समय या 1 वर्ष की आयु तक जितना जल्दी हो पाए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी के टीके की कितनी खुराक दी जाती है? तो यदि बीसीजी का जो टीका है तुरंत बाद, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया है तुरंत दे दें तो उसकी 0.1 ml दिया जाता है, लेकिन यदि उसको 1 महीने के बाद दिया जाता है तो उसकी जो मात्रा है वो 0.05 ml दी जाती है। याद रखना, जन्म के तुरंत बाद यदि बीसीजी का टीका दे रहे हो तो कितनी खुराक दी जाती है? 0.1 ml। लेकिन अगर 1 महीने के बाद दी जाती है तो खुराक दी जाती है 0.05 ml। इसे अंतःत्वचीय या ऊपरी बाहाँ के माध्यम से दिया जाता है। मतलब अंतःत्वचीय मतलब होता है कि इंटरनल डर्मल, मतलब आंतरिक त्वचा में दिया जाता है, और इसको ऊपरी बाहाँ के माध्यम से दिया जाता है। जो ऊपरी बाहाँ होती है वहाँ से इसको टीके को इंजेक्ट किया जाता है। ओपीपी का जो टीका है, जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, जन्म के समय या पहले 15 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके दिया जाता है। इसकी 2 बूंद दी जाती है। आपने सुना ही होगा पोलियो की 2 बूंद। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितना जल्दी हो सके दिया जाता है। इसको बाएं मध्य जांघ के अंतःपेशीय को बोलते हैं इंटरमस्क्यूलर मार्ग के माध्यम से 0.5 ml दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए होंगे या आपने हमारा सुपरवाइज़र का ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो मैंने ये सारे टीकों को किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, किस टीके की कितनी मात्रा दी जाती है, किस टीके को कहाँ पे लगाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। कौन सा टीका किस उम्र में दिया जाता है, बच्चों को, महिलाओं को, ये सारे के सारे फैक्ट मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे नोट जो सुपरवाइज़र की 7 बुकलेट है, तो वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, बच्चों को विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? देखो, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं पहली खुराक की। टोटल खुराक की बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए की टोटल जो खुराक दी जाती हैं वो 9 खुराक दी जाती हैं। विटामिन ए की टोटल कितनी खुराक दी जाती है? 9 खुराक दी जाती हैं। और जो पहली खुराक है वो कब दी जाती है? तो वो 9 माह से 12 माह के बीच दी जाती है। बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 महीने से 12 महीने के बीच दी जाती है, और इसको खसरे के टीके के साथ दिया जाता है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं किसके साथ दिया जाता है? खसरा, जिसको हम जर्मन खसरा रोबेला के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पहला खसरे का टीका दिया जाता है और पहली विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है या विटामिन ए का टीका दिया जाता है, वो खसरे के साथ दिया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं विटामिन ए की खुराक किसके साथ संयुक्त रूप से दी जाती है? तो खसरे के टीके के साथ दी जाती है। कब दी जाती है पहली खुराक? 9 महीने से 12 महीने। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर भी सेव करवा सकते हैं। स्टेटस के थ्रू और हमारे ग्रुप के थ्रू भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे को 9 माह में विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है तो उसकी खुराक की मात्रा कितनी होती है, कितनी दी जाती है? 50,000। ये आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए को माइक्रोग्राम में भी नापते हैं और इंटरनेशनल यूनिट में भी नापते हैं, तो इसको इंटरनेशनल यूनिट भी ये आयु का मतलब इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो 9 माह का जब बच्चा होता है तो उसको विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है, कितनी मात्रा होती है? जैसे कि पोलियो की हम 0.1 ml देते हैं जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है, 0.05 ml देते हैं जब बच्चा पैदा होता है। उसका हेपेटाइटिस बी की 0.5 ml दी जाती है। उसी प्रकार से विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। विटामिन ए की पहली खुराक में कितना दिया जाता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। देखो, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 से 12 महीने में कौन सी दी जाती है? पहली खुराक दी जाती है। इसके अलावा आपसे पूछे कि इसकी दूसरी खुराक की जो कब दी जाती है, तो 16 से जब बच्चा 18 महीने का होता है तब दूसरी खुराक दी जाती है। 16 से 18 महीने पर दूसरी खुराक दी जाती है। उसके बाद हर 6 महीने के अंतराल में 5 साल की उम्र तक विटामिन ए की खुराक दी जाती है। और पहली खुराक 1 लाख यूनिट दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो दी जाती है 5 साल की उम्र तक, जो 16 से 18 महीने के बाद जो दी जाती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। मतलब पहली और दूसरी खुराक के बाद जो तीसरी खुराक से जो स्टार्ट होगा वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी, और पहली खुराक में कितना दिया जाएगा? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाएगा।
एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितनी विटामिन ए की आवश्यकता होती है? 800 माइक्रोग्राम, 950 माइक्रोग्राम, 840 माइक्रोग्राम या 730 माइक्रोग्राम? तो 840 माइक्रोग्राम आवश्यकता होती है एक साधारण महिला को। एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितनी विटामिन ए की आवश्यकता होती है? तो प्रतिदिन एक साधारण महिला को 840 माइक्रोग्राम आवश्यक है। ये ICMR 2020 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक साधारण महिला को प्रतिदिन 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए आवश्यक है। फ्रेंड्स, विटामिन ए अभी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है हमारा ऑनलाइन, उसमें रविवार से गुरुवार तक हम पोषण ही पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने ICMR 2024 को भी पढ़ा रहे हैं। जो ICMR 2024 है वो इस तरह से बनाया गया है, बहुत एडवांस लेवल की रिपोर्ट है पूरी। मतलब जैसे कि ICMR 2020 में पर्टिकुलर अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मात्रा दी गई थी, वहाँ पे पोषण की मात्रा दी गई है। तो यहाँ पे आपको ICMR 2020 भी पढ़ना है और 2024 भी पढ़ना है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो एक साधारण महिला को प्रतिदिन कितने विटामिन ए की आवश्यकता है? 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता है। अगला है, एक साधारण आदमी को कितनी आवश्यकता है? देखो, औरत को कितनी आवश्यकता है? 840, और आदमी की बात की जाए तो आदमी को है 1000 माइक्रोग्राम। याद रखना कि विटामिन ए किसी अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको कितना चाहिए, या एक सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है? तो सामान्य पुरुष को 1000 माइक्रोग्राम चाहिए। सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है? 1000 माइक्रोग्राम चाहिए। और सामान्य महिला को कितनी चाहिए है? 840 माइक्रोग्राम चाहिए है। अब इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि गर्भवती महिला को कितनी चाहिए? तो गर्भवती महिला को 900 माइक्रोग्राम चाहिए। गर्भवती महिला को कितनी चाहिए है? 900 माइक्रोग्राम चाहिए। और धात्री महिला को कितनी चाहिए? 950। गर्भवती महिला को कितनी? 900 माइक्रोग्राम। और धात्री या स्तनपान कराने वाली महिला को कितनी चाहिए? 950 माइक्रोग्राम। याद रखिएगा, चारों डिजिट याद रखिएगा, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। 840 सामान्य महिला को, 1000 सामान्य पुरुष को, 900 माइक्रोग्राम गर्भवती महिला को, और धात्री महिला को 950 माइक्रोग्राम। याद रखना, ये विटामिन ए की आवश्यकता है। धात्री महिला को ज़्यादा आवश्यक होती है 950, और गर्भवती महिला को 900 आवश्यक होती है। 0 से 6 महीने के बच्चा अगर हो तो उसको विटामिन ए, कितना विटामिन ए चाहिए है? तो 0 से 6 महीने के बच्चे को प्रतिदिन 350 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए। कितना चाहिए हो? 350 माइक्रोग्राम चाहिए है। 0 से 6 महीने के बच्चे को 0 से 6 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए है? 350 माइक्रोग्राम विटामिन ए 0 से 6 महीने के बच्चे को चाहिए है। कितना चाहिए है? 350 माइक्रोग्राम चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई? तो हेपेटाइटिस जो दिवस मनाया जाता है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस को और क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस को यकृत शोथ बोला जाता है। हेपेटाइटिस को और क्या बोला जाता है? हेपेटाइटिस को यकृत शोथ बीमारी भी बोली जाती है। इसमें क्या होता है, लक्षण क्या हो जाता है? यकृत होता है या जो लीवर होता है उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है। ये हेपेटाइटिस बीमारी का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? भारत सरकार ने और जो हमारे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है उसने बीमारियों को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है भारत से, हर बीमारी का। उसमें हेपेटाइटिस को कब तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2023, 30 या 2040? तो हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कब तक रखा गया है हेपेटाइटिस को? 2030 तक ये कह के रखा गया है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये रखा गया है। तो हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेपेटाइटिस हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे मलेरिया हो, इनका उन्मूलन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि रोग आपको बहुत क्लियरली शब्दों में रोग एक टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा ही है। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। ये अगर वो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं अभी, जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं या जिन्होंने अभी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, तो इसकी PDF मैं आपको कल भेजूँगी और कल इसका टेस्ट लूँगी पूरे का। हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसमें A सीरीज़ यूट्यूब की रहती है और जो B सीरीज़ रहती है वो कहाँ की रहती है? ग्रुप की।
बी सीरीज़ जो होती है उसमें हम ट्रिक भी करवाते हैं, जैसे कि कोई अधिनियम है, धाराएं हैं, प्रबंधन की परिभाषाएं हैं, कठिन है, आईसीएमआर रिपोर्ट है, अगर आईसीएमआर रिपोर्ट की पूरी मात्राएं याद नहीं होती हैं तो हम ट्रिक द्वारा उसको सॉल्व करवाते हैं, ट्रिक द्वारा याद करवाते हैं। हर चीज़, हर टॉपिक बहुत सरल तरीके से, सरल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। और पूरे पूरे समय, मतलब आप सोने के समय ही हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सोते होंगे, बाकी समय हमारा पूरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो अब पूरे समय एक्टिव रहता है। वहाँ हर वक्त क्वेश्चन पहुंचाए जाते हैं, रात को, डेली रात को पीडीएफ पहुंचाई जाती है तैयार करके सरल तरीके से। अगर कोई कठिन टॉपिक है तो उसकी ट्रिक बनाकर पहुंचाई जाती है। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम की पूरी धाराओं को ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है, खाद्य संरक्षण अधिनियम करा दिया है, आईसीएमआर 2024 की रिपोर्ट हो चाहे 2020 की रिपोर्ट हो, सारा का सारा हमने करवाया है। तो हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक रहा है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? देखो, सामान्यतः जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार की होती हैं, गोलाकार, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाती हैं? ऐसी हो जाती हैं, रक्त कोशिकाएं ऐसी हो जाती हैं। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी को ही रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। तो आरबीसी कोशिकाएं ऐसी गोलाकार होती हैं। लेकिन क्या होता है, अगर उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ तो सिकल सेल एनीमिया, वो हसिया होता है ना, आप गाँव में देखते होंगे जो हसिया होता है, वैसे हसिया के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया भी बोले। सिकल जैसी हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। और खून की कमी हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। कब तक रखा है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य? तो सिकल सेल एनीमिया को जो खत्म करने का लक्ष्य रखा है वो 2047 तक रखा है। कब तक रखा है? 2047 तक रखा है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी जो वायरस की खोज हुई थी वो किसने की थी? हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज सबसे पहले याद रखो 1965 में हुई थी। और किसने की थी? तो वारुक ब्लमबर्ग ने की थी। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज, ये भारत में अब तक इसका कोई टीका नहीं बना था, भारत में अभी 2000 के बाद बना है इसका टीका। और इसकी खोज जो हो गई थी, ये कि हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, यकृत की बीमारी होती है, ये खोज हो गई थी 1965 में। और किसने की थी? वारुक ब्लमबर्ग ने की थी। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की? 1965 में वारुक ब्लमबर्ग ने की। अगला है, भारत में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की शुरुआत कब की गई थी? 2001, 2, 2002, 3, 2004, 5 या 2010, 11? तो देखो 2002-3 में की गई थी। कब की गई? 2002-3 में भारत के 14 महानगरों में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के 14 जो महानगर हैं उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 14 महानगरों में इसकी शुरुआत, सबसे पहले इसकी शुरुआत 14 महानगरों में की गई थी। भारत में, पूरे भारत में नहीं की गई थी 2003 में। पूरे भारत में इसका जो विस्तार हुआ है वो 2010 में हुआ। तो अगर आपसे पूछें कि पूरे भारत में ये लागू कब किया गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की शुरुआत पूरे भारत में लागू कब की गई, तो 2010 में की गई थी। और ये आरंभ कब की गई थी? तो 2002-3 में 14 महानगरों में इसको आरंभ किया था। और ये पूरे भारत में लागू कब हो गई थी? पूरे भारत में 2010 में लागू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन। देखो, रोटा जो वायरस होता है वो जनरली बच्चों में लूज मोशन की शिकायत उत्पन्न कर देता है। एक रोटा करके एक वायरस होता है, बच्चों को अगर ये संक्रमित कर दे तो बच्चों में लूज मोशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसका पहले टीकाकरण नहीं होता था, अभी कुछ समय पहले इसको टीकाकरण के अंतर्गत शामिल किया है। तो रोटा वायरस वैक्सीन को भारत में टीकाकरण के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 26 मार्च 2016 को किया गया। देखो, रोटा वायरस के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रोटा वायरस के अलग अलग प्रकार भी हैं जो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। चूँकि शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं, तो सारे फैक्ट आपको क्लियर करने होंगे। इसके सबसे पहले इसको ये याद रखिए कि इसकी शुरुआत कब शामिल किया गया? 26 मार्च 2016 को। तो रोटा वायरस वैक्सीन को कब शामिल किया गया है? रोटा वायरस वैक्सीन को 26 मार्च 2016 को जो टीकाकरण कार्यक्रम चलता है उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसकी जो पहली खुराक है उसको 15 सप्ताह की उम्र से पहले देना चाहिए, मतलब 6 से 15 सप्ताह तक दे देना चाहिए। और आखिरी खुराक जो है वो 8 महीने की उम्र तक देना चाहिए, मतलब
6 माह से स्टार्ट करके 6 सप्ताह से स्टार्ट करके 8 महीने की उम्र तक इसको दे देना, मतलब 6वें सप्ताह से इसकी खुराक देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मौखिक रूप से इसकी 5 बूंद दी जाती है। एक दो ही वैक्सीन ऐसी हैं जो ओरल दी जाती हैं, एक तो पोलियो वैक्सीन हो गई है और एक है ये रोटा वायरस वैक्सीन। पोलियो की 2 बूंद दी जाती है और रोटा वायरस की 5 बूंद दी जाती है। इस वैक्सीन को बच्चों में 12 तरह की बीमारियों के बचाव के लिए शामिल किया गया। WHO ने बोला है कि रोटा वायरस की पहली खुराक 6 सप्ताह की उम्र के बाद जितनी जल्दी हो सके DTP का जो टीका होता है, डिप्टीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस, इस टीके के साथ दे देनी चाहिए। वर्तमान में रोटा वायरस से बचाव के लिए 2 वैक्सीन है, दोनों याद रख लो। एक तो रोटारिक्स, जो ये एकल संयोजक वैक्सीन है जो 6 से 12 सप्ताह में 2 खुराकों में मौखिक रूप से दी जाती है, और एक है रोटाटेक, ये पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है उसको 6 से 12 सप्ताह की उम्र में 3 खुराकों में दिया जाता है। तो रोटारिक्स को कितनी खुराकों में दिया जाता है? 2 खुराकों में दिया। रोटारिक्स को कितनी? 2 खुराकों में दिया जाता है, और रोटाटेक को कितनी? 3 खुराकों में दिया जाता है। दोनों याद रख लेना। इसकी PDF ग्रुप में डालूंगी तो एक बार पढ़ लेना। अगला है PCV का जो टीका है वो किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? स्कर्वी रिकेट्स, रतौंधी रिकेट्स, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। इसका आंसर होगा निमोनिया और मेनिंजाइटिस। निमोनिया और मेनिंजाइटिस रोग से PCV का टीका सुरक्षा प्रदान करता है। इसको बोलते हैं न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। PCV का फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में झिल्लियों का सूजन हो जाती है, और ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है मेनिंजाइटिस, लेकिन ये वायरल या फंगल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किस वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है? तो क्या क्वेश्चन क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पूर्व स्कूली गतिविधियां होती हैं उसके अंतर्गत किस उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो उसमें 0 से 1 वर्ष हुआ, या 2 से 3 साल हुआ, या 3 से 6 साल हुआ, या 6 से 10 साल। तो उसमें शामिल किया जाता है 3 से 6 साल। मतलब पूर्व स्कूली गतिविधियाँ होती, स्कूल जाके क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या बच्चों को सिखाना है। मतलब बच्चों को एक बोलते ना, जैसे कि नर्सरी टाइप क्लासेस होती हैं, वैसे बच्चों को तैयार किया जाता है कि बच्चा अपने घर से बाहर रह पाए, और उसको बेसिक चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन कब किया जाता है? 3 से 6 साल में किया जाता है। पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन कब किया जाता है? 3 से 6 वर्ष की आयु में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा हमारा ऑनलाइन और जो ऑफलाइन है उसका पूरा पैकेज है। ऑफलाइन में आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं, साथ में ऑनलाइन ग्रुप दिया जाता है। जो लोग हमारे ऑफलाइन नोट्स लेते हैं उनको ये ग्रुप, ये पूरा का पूरा पैकेज फ्री रहता है। लेकिन जो लोग हमारे जो हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते हैं, 7 बुकलेट नहीं लेना चाहते, उनके लिए ऑनलाइन ग्रुप फ्री मिलता है। उनके लिए जो केवल ऑनलाइन ग्रुप लेना चाहते हैं उनके लिए चार्ज 799 है, और जो बुक्स भी लेना चाहते हैं और ऑनलाइन भी से भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए चार्ज है 1499। 100% सिलेक्शन के लिए ये तैयारी है। सारे टॉपिक इसमें ऑनलाइन हम कवर करा रहे हैं। नोट्स के अलावा, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, वो अलग है, लेकिन उनमें इसमें ग्रुप में कुछ वो भी लोग हैं जो जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं, तो उनके लिए हम ग्रुप में भी तैयारी करवा रहे हैं। कठिन से कठिन टॉपिक, अधिनियम हो, धाराएं हो, उनको ट्रिक द्वारा कवर करवाया जा रहा है। डेली टेस्ट होता है। अभी 10 बजे हमारे डेली टेलीग्राम जो चैनल होता है वहाँ 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। आज जो टेस्ट है वो ICMR की 2024 की रिपोर्ट प्लस कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। कार्बोहाइड्रेट की किस में पदार्थ में कितनी, जैसे दालों में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, मांस में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इसके अलावा ICMR रिपोर्ट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या दिया है, ये सारा कुछ हमारा आज टेस्ट का विषय है। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, डेली का टारगेट रहता है। हमारे स्टूडेंट डेली तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम नहीं है डिले हो जाए। हमारे स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में जुड़े, उनका डेली का टारगेट फिक्स रहता है और वो डेली टेस्ट देते हैं। इसके लिए क्या होता है, सारी परिभाषाएं भी ट्रिक द्वारा याद करवाई जाती हैं। ICMR रिपोर्ट याद करवाई जाती है पूरी ट्रिक से। ट्रिक मैं बताऊंगी किस प्रकार से हम ट्रिक बनाते हैं। आप लोग को याद, इतनी सारी रिपोर्टें हैं, कैसे याद होगी? तो ट्रिक द्वारा याद होगी। हम सारा कुछ बहुत सरल कर दे रहे हैं। इसके अलावा 11,000 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक है जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, उसके 4 या 5 पार्ट हो चुके हैं। कल इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी, ये भी वहीं उसी ग्रुप में फ्री दिया जाएगा।
यूट्यूब की हमारी जितनी पीडीएफ होती हैं उस ग्रुप में फ्री दी जाएंगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न इसके अंतर्गत तैयार करवाए जाएंगे। अगर आप घर पे नोट्स मंगवाते हैं तो ये सारा पैकेज फ्री मिलता है। अगर नोट्स नहीं मंगाना चाहते तो आप 799 में हमारा ये ऑनलाइन ग्रुप से ऑनलाइन डेली टेस्ट दीजिए। डेली आपको पीडीएफ मिलती है, बहुत सरल तरीके से पीडीएफ तैयार करके दी जाती है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हैंड रिटन पीडीएफ तैयार करके दी जाती है। हर समय ग्रुप पूरे समय अपडेट रहता है 24/7। और गणित के जो प्रश्न है, कोई किसी की भी अगर गणित वीक है, गणित नहीं बनता है तो उसको ट्रिक द्वारा गणित करवाया जाता है। ये पूरी 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। ये पूरी 7 बुकलेट इसमें दी जाती है। इसमें 1399 इसका चार्ज होता है और 100 रुपीज़ इसमें कुरियर चार्ज होता है। अगर गांव में मंगवाते हैं तो कुरियर चार्ज ज़्यादा लग जाता है। एक यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलता है, एक वन लाइनर बुकलेट मिलती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3000 प्लस MCQ की वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। इसके अलावा 5 थ्योरी की बुकलेट भी इसमें दी जाती हैं। तो ये सारा का सारा पैकेज आपको दिया जाता है हमारे जो ऑनलाइन ग्रुप प्लस ऑफलाइन बुकलेट। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। प्रोसीजर क्या है, आपको मुझे व्हाट्सअप करके बताना है कि मैम हमको नोट्स लेना है। हम आपको डिटेल भेजेंगे, पेमेंट नंबर भेजेंगे, आपको अपना फुल एड्रेस भेजना है अगर आपको नोट्स मंगाना है। अगर आपको नोट्स नहीं मंगाना है तो आपको केवल पेमेंट करना है। तुरंत 2 मिनट बाद आपको हमारे टेस्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहाँ डेली टेस्ट मिलेंगे। आपको हमारे एक व्हाट्सअप पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और एक PDF ग्रुप रहता है जहाँ पर आपको पुरानी सारी PDF मिल जाएंगी। तो जो भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ICDS की नीतियों के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को क्या स्वास्थ्य जांच और उपचार प्रदान किया जाता है? इनमें से किस चीज़ का स्वास्थ्य जांच प्रदान किया जाता है? तो स्वास्थ्य जांच की जाती है। कृमि मुक्ति और टीकाकरण किशोरियों को नहीं किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच की जाती है गौण बीमारियों को। गौण मतलब जो बहुत ज़्यादा मुख्य नहीं होती हैं। गौण बीमारियों, मलेरिया, टाइफाइड, ये साधारण बीमारियां होती हैं। मुख्य बीमारी में कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां जाती हैं, उनका इलाज नहीं होता। और गंभीर बीमारियों के लिए परामर्श सेवा दी जाती है। ये ICDS की नीतियों में 11 से 18 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रावधान है। स्वास्थ्य जाँच की जाएगी, गौण बीमारियों का उपचार किया जाएगा और गंभीर बीमारियों के लिए परामर्श सेवाएँ दी जाएंगी। अगला है, जिंक पूरक देते हैं बच्चों को, उसका क्या लाभ है? जिंक के सप्लीमेंट दिए जाते हैं तो उसका होता है कि बच्चों को अगर दस्त लग रहा है, कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, कुछ भी दूध पिलाओ, खिलाओ पिलाओ, वो लोग दस्त कर देते हैं। उनको एकदम से बार बार ये माताएँ परेशान हो जाती हैं, बार बार पॉटी कर देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि उनको ये जिंक की टैबलेट दी जाती है। जिंक एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खनिज लवण है जो कि दस्त को रोकने में मदद करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दस्त की आवृत्ति को घटाना। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को, जब आपका बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है तो आप उसे जिंक युक्त ठोस आहार देना शुरू कर सकते हैं। 7 से 24 महीने के बच्चों को प्रतिदिन 3 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। 6 महीने और उससे अधिक उम्र के बच्चों को 14 दिनों के लिए दिन में एक बार 5 ml जिंक देना चाहिए। अगला है, एक सामान्य पुरुष को कितना मिलीग्राम जिंक प्रतिदिन आवश्यक होता है? देखो अब यहाँ पे मैं सारी मात्राएं आपको ज्ञात करवा देती हूँ। 17 मिलीग्राम जो है एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन चाहिए। कितना? 17 मिलीग्राम। इसके अलावा 14 मिलीग्राम जो है धात्री महिला को चाहिए। 14 मिलीग्राम किसको चाहिए? धात्री महिला को। 13 मिलीग्राम जो है सामान्य महिला को चाहिए। 13 मिलीग्राम किसको चाहिए? सामान्य महिला को चाहिए। इसके अलावा 14.5 जो है वो गर्भवती महिला को चाहिए। ये जिंक की मात्रा है, आपको याद रखना है। ये 2020 के रैंक के अकॉर्डिंग है। 14 मिलीग्राम किसको चाहिए? धात्री महिला को जो स्तनपान कराती है। 17 मिलीग्राम पुरुष को चाहिए है। 13 मिलीग्राम सामान्य महिला को चाहिए है और 14.5 मिलीग्राम किसको चाहिए है? गर्भवती महिला को चाहिए है। तो सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? सबसे ज़्यादा चाहिए है पुरुष को चाहिए और उसके बाद किसको चाहिए? गर्भवती महिला को चाहिए। सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, कौन सा रोग दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है? मलेरिया, रिकेट्स, टाइफाइड या पोलियो? इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड जो रोग है वो दूषित पानी और दूषित भोजन के, टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा फैलता है। रिकेट जो होता है विटामिन D की कमी से हो जाता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण होता है। प्रोटोजोआ बीमारी, जो पोलियो है वो दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। कौन? पोलियो। पोलियो दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा
फैलता है। पोलियो एक बहुत संक्रामक और कभी कभी घातक एंटेरोवायरस संक्रमण है जो नसों को प्रभावित करता है। याद रखना, एंटेरोवायरस, ये पूछ सकते हैं एंटेरोवायरस संक्रमण क्या है, जो बिल्कुल अंदर तक प्रभावित करता है नसों को, उसको बोलते हैं हम एंटेरोवायरस संक्रमण। और एंटेरोवायरस संक्रमण कौन है? पोलियो है, और ये नसों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, एंटेरोवायरस संक्रमण कौन सा होता है? पोलियो होता है। मॉपिंग अप क्या होता है? मॉपिंग अप जो एक अभियान चलाया था, उसमें घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। 1995 से पोलियो पल्स अभियान चल रहा है। पूछ सकते हैं पोलियो पल्स अभियान कब से चल रहा है? 1995 से चल रहा है। 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था। भारत से पोलियो पूरी तरह से मुक्त कब हो गया था? 2014 में हो गया था। और 1995 से पोलियो पल्स अभियान चल रहा है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पोलियो दिवस? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला है, बच्चों में ऐसा कौन सा लक्षण है जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक माना जाता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात ये होती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक ये होता है कि आयु के हिसाब से जो वजन होता है वो कम होता है। मतलब जितनी आयु होती है उतना वजन नहीं होता है। आयु के अनुसार अगर वजन कम होता है तो उसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सूचक माना जाता है। किसको माना जाता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का? एक सेकेंड रुकिएगा। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का सूचक किसको, जिसको PEM भी बोला जाता है, PEM भी इसको बोला जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे का हाइट के अनुसार वजन ना होना, उम्र के अनुसार, हाइट के नहीं सॉरी, उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार वजन कम होना प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक माना जाता है। कि बच्चा हो गया 1 साल का और बच्चे का वजन 3 किलो ही है, और जबकि बच्चे का वजन हो जाना चाहिए 9 किलो, एक आधा से पता चला 6 किलो का बच्चा है। तो उम्र के अनुसार अगर बच्चे का वजन कम होता है तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण माना जाता है। इसे भारत की प्राथमिक पोषण समस्या भी माना गया है और इसे प्रथम राष्ट्रीय पोषण संबंधी विकार भी कहते हैं। अगला है, जीवित क्षीण टीका कौन सा? जीवित क्षीण टीका मतलब होता है जो जीवित जीवाणुओं से बनाया जाता है, जो जीवित चीज़ों से बनाया जाता है, जीवित जीवाणुओं से जो बनाया जाता है उसको जीवित क्षीण टीका बोला जाता है। और जो BCG है वो जीवित क्षीण टीका है। BCG को जीवित या कमज़ोर जो जीवाणु रहते हैं उनसे बनाया जाता है। मतलब जिसका टीका बना रहे हैं ना, जिसके उसी के खिलाफ उसी को ही लड़ाया जाता है। तो उस जीवित जीवाणु का अगर टीका बनाए, जीवाणु के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उस जीवित जीवाणु का टीका बनाया जाएगा। तो ये इसमें टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ या पर्टूसिस हुआ, ये निष्क्रिय टीके होते हैं, जबकि जो जीवित होता है वो BCG होता है। BCG किसको बोलते हैं? जीवित क्षीण टीके को बोलते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये इसलिए बताया है मैंने आपको, ये इस प्रकार से हमारे ग्रुप में तैयारी कराई जा रही है। देखिए ये ICMR रिपोर्ट 2024 है, इस प्रकार से हम डेली याद करवा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, अनाज के 100 ग्राम में वसा कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है। तो इस प्रकार से सारे फैक्ट क्लियर करा रहे हैं। और ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। एक वॉल्यूम 1 पोषण स्वास्थ्य, दूसरी योजना एवं संस्थाएं, 500+ योजनाएं रहती हैं। गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, शिशु की देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा, 3000+ MCQ, नियम अधिनियम, प्रबंधकीय गुण और 1000 वन लाइनर। जो भी लेना चाहते हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तुरंत ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। नोट 7 से 8 वर्किंग डेज में पहुंच जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक किल्ड टीका है? देखो, जीवित क्षीण टीका कौन सा बताया था मैंने अभी आपको? पोलियो या BCG। अगर आपसे पूछा जाए कि किल्ड टीका कौन सा है तो टाइफाइड जो होता है वो किल्ड टीका है। टाइफाइड क्या होता है? किल्ड टीका होता है। देखिए नॉर्मली जो टीके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, मैंने अभी बताया, एक तो होता है क्या? जीवित। एक होता है टीका कौन सा? जीवित। एक होता है निष्क्रिय या
निष्क्रिय या क्षीण टीका, और एक होता है टॉक्साइड टीका। जैसे जो टिटनेस मेनली होते हैं वो टॉक्साइड टीके ही होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के टीके होते हैं। निष्क्रिय जो टीके होते हैं उनका उपयोग हेपेटाइटिस ए हुआ, फ्लू हुआ, पोलियो हुआ, रेबीज हुआ, उसके लिए निष्क्रिय टीकों का उपयोग किया जाता है। ये किल्ड टीका है, मतलब मृत टीका है बिल्कुल, इसको मृत टीका भी बोलते हैं। टीके 3 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया। निष्क्रिय टीके ये पोलियो, फ्लू, हेपेटाइटिस, रेबीज में होता है। जीवित टीके रोगाणु के कमज़ोर रूप का इसमें उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये प्राकृतिक संक्रमण से मिलते जुलते हैं, इसलिए मजबूत और लंबे समय तक प्रतिक्रिया देते हैं। ज़्यादातर जीवित टीकों को उसकी सिर्फ 1 या 2 खुराक ही उस बीमारी से होने वाली जो भी आपको उस सुरक्षा प्रदान करती है उस बीमारी के प्रति, अगर आप उन टीकों को लगा लेते हैं। जीवित टीकों का उपयोग निम्न से बचाव में, जीवित टीके का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खसरा में जीवित टीका बनाया जाता है। कंठमाला, रोबेला, रोटा वायरस, चेचक, छोटी माता, ये जो हैं इनके लिए जीवित टीका का उपयोग किया जाता है। पीलिया हुआ, इसका टॉक्साइड टीकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिप्थीरिया हुआ, ये धनुस्तंभ जिसको रिकेट्स बोलते हैं, इसके लिए क्या किया जाता है? टॉक्साइड टीकों का उपयोग किया जाता है। एक बार और पढ़ लो, मृत जीव में किसका उपयोग किया जाता है? टाइफाइड में मृत जीवों का उपयोग किया जाता है। हैजा में, पर्टूसिस में, रेबीज में और पोलियो में, इसमें मृत जीवों का उपयोग किया जाता है। जीवित क्षीण या जीवित या कमजोर का उपयोग किस में किया जाता है? बीसीजी में, रोबेला में, खसरा में, पोलियो में। और ये एक हमको निरंतर एंटीजन प्रदान करते रहते हैं। टॉक्साइड टीके से कौन कौन से होते हैं? डिप्थीरिया और टिटनेस जो हैं वो टॉक्साइड टीके होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टीटी, टीडी, ये टीके लगते हैं। आप इसको बोलते हैं टिटनेस टॉक्साइड, इसको बोलते हैं टिटनेस डिप्थीरिया। ये टॉक्साइड टीके के प्रकार होते हैं। अगला है टाइफाइड और पैराटाइफाइड, दोनों संक्रमणों की जो ऊष्मायन अवधि होती है वो कब होती है? जो टीके होते हैं टाइफाइड और पैराटाइफाइड की, तो इसकी होती है 6 से 30 दिन। कब तक होती है? 6 से 30 दिन तक होती है। 6 से 30 दिन टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों संक्रमणों की ऊष्मायन अवधि, मतलब इतने दिनों में ये पूरी तरह से अपना काम कर देते हैं। बुखार आ जाता है, जो भी इनके लक्षण होते हैं पूरे इन दिनों में ये पूरे निखर के आ जाते हैं। अगला है डिलीवरी के दौरान माँ की जो देखभाल है वो क्या कहते हैं उसको? गर्भावस्था, क्विकनिंग। देखो क्विकनिंग क्या होता है? बच्चे की जो पहली हलचल होती है, जो माँ को बच्चे की पहली हलचल होती है उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। मैलोमल कुछ नहीं होता है। इंटरनेटल देखभाल बोलते हैं। डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या बोला जाता है? इंट्रानेटल देखभाल बोला जाता है। डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल। क्विकनिंग क्या होता है? बच्चे की पहली हलचल जो माँ को सुनाई देती है उसको हम क्विकनिंग बोलते। अब आपका ये कमेंट में अब आपको, मैंने कल ही अपने ग्रुप में ये वाला क्वेश्चन भी करवाया है, अब आपको ये कमेंट में आंसर देना है कि माता को बच्चे की हलचल जो है वो किस उम्र में सुनाई देती है? जब बच्चा कितने महीने का होता है या कितने सप्ताह का होता है जब बच्चे को सुनाई देती है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्विकनिंग क्या होती है? हलचल होती है। और डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल क्या कहती है? इंटरनेटल देखभाल। अगला है निम्न में से कौन से ऐसा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? अधिगम की उच्च गति। अधिगम की उच्च गति मतलब सीखने का उच्च प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है शैशवावस्था में। जिज्ञासु स्वभाव भी होता है, ये क्या है, बच्चा पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है। अनुकरण द्वारा, जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा ही करने को सूखे करता है, लेकिन सीखने की कोशिश करता है, लेकिन चिंतनशील प्रवृत्ति बच्चे की नहीं होती। तो ये आंसर चौथा जो है वो गलत हो जाएगा, चिंतनशील प्रक्रिया नहीं होगा। अगला है शैशवावस्था से 6 वर्ष तक की आयु में वृद्धि और विकास की दर कैसी होती है? शैशवावस्था से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें विकास की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। शैशवावस्था में 6 वर्ष तक की आयु की वृद्धि कैसी होती है? तेज होती है। अगला है शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या बोलते हैं? शिशु का स्तनपान छुड़ाने को बोलते हैं अनुप्रासन। अनुप्रासन जो होता है शिशु का स्तनपान छुड़ाने को बोला जाता है। जनरली 0 से 6 माह के बच्चे को केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। 6 से 12 महीने के बच्चे को कम हो जाता है, उसको ठोस अर्ध ठोस आहार दिया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि बच्चे को दूध छुड़ाया जाए। तो जो छुड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अनुप्रासन बोलते हैं।
अगला है मंगल दिवस योजना। मंगल दिवस योजना क्या होती है? आंगनवाड़ी में हर मंगलवार को जो है अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उसको मंगल दिवस योजना बोलते हैं। इसको आरंभ कब किया था? तो इसको आरंभ किया था 2007-8 में। मंगल दिवस योजना कब आरंभ हुई थी? 2007-8 में आरंभ हुई थी। इसमें क्या होता है? पहले मंगलवार को गोद भराई हो जाती है, दूसरे को अन्नप्राशन हो जाता है, तीसरे को जन्म दिवस, चौथे को किशोरी बालिका दिवस। इस प्रकार से अलग अलग मंगलवार को अलग अलग जो है प्रोग्राम होते हैं। तो याद रखिएगा कब आरंभ हुई? 2007-8 में आरंभ हुई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए। अगला है AASR का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये आंगनवाड़ी से संबंधित एक रिपोर्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट। उसका चौथा ही आंसर हो जाएगा एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट, AASR। AASR का फुल फॉर्म क्या होगा? एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट। मतलब आंगनवाड़ियों की जो सर्वे रिपोर्ट है, मतलब जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो दी जाती है, उसको बोलते हैं AASR या एनुअल आंगनवाड़ी सर्वे रिपोर्ट। अगला है दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 3 में किया गया है। जो दहेज अधिनियम है उसका अध्याय जो 2 है उसकी धारा 3 में, दहेज निषेध अधिनियम है उसके अध्याय 2 के धारा 3 में, अध्याय 2 की कौन सी? धारा 3 में दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। किसमें? अध्याय 2 की धारा 3 में। अगला क्वेश्चन है निर्भया अधिनियम कब आया था? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये अधिनियम आया था। तो ये कब आया था? 2012 में आया था। निर्भया अधिनियम कब आया था? निर्भया अधिनियम 2012 में आया था। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। कुछ ग्रुप फ्री बनाए गए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो हमारा ऑनलाइन पेड ग्रुप है। अगर आपने कहीं से भी नोट्स मंगा लिए हैं, अगर नोट्स नहीं मंगाए हैं तो आप हमारे नोट्स भी मंगा लीजिएगा। बिल्कुल लेट मत होइए अगर आप थोड़ा बहुत भी मन बना रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए डेट आने में देर नहीं होगी। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर जाएंगे, कभी एग्ज़ाम हो जाएगा और पता चला आपका सिलेबस ही पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए अभी से ही सीरियस हो जाइए। अगला है गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? धारा 313, धारा 325, धारा 314 या धारा 317? तो धारा 314 के तहत कार्यवाही की जाती है यदि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा है उसमें, किसमें? धारा 314 के अंतर्गत। अगला है MUAG का फुल फॉर्म क्या होता है? MUAG का फुल फॉर्म होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। ये कुपोषण का मापन है। कुपोषण मापन का एक स्केल है जहाँ पे 11.5 से 12.5 और 12.5 से जो ऊपर होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। 11.5 से जो नीचे होते हैं स्केल में, जो वहाँ का जो स्केल होता है उसमें उसको गंभीर कुपोषण की श्रेणी में मापा जाता है। ये कुपोषण का पूरे मापक हो, चाहे वाटरलू वर्गीकरण हो, गोमेज वर्गीकरण हो या MUAG हो, इसको मैंने एक वीडियो बनाई थी कुपोषण की, उसमें सारे फैक्ट कुपोषण के समझा दिए हैं। जो हमारी A सीरीज़ थी, चैनल पर मेरे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि एक A सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे MCQ कर रहे हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हुए, सारे टॉपिक वाइज वीडियो हुए, ये सारा कुछ हम वहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारे मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट जिसमें मैंने लगभग 11 सेट करवा दी। एक हमारा योजनाओं का चल रहा है जिसमें सारी योजनाएं कवर करवा रहे हैं। एक 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है जिसमें 11,001 प्रश्न कवर करवा रहे हैं। इस प्रकार से सारे कोर्सेज चल रहे हैं। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ये A सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। जो हमारी A सीरीज़ है उसमें हम पूरा टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। एक सामान्य बच्चा जो है वो पूरा वाक्य कब बोलने लगता है? जब बच्चा लगभग 2.5 साल का होता है, या इसको सप्ताह में बोलें तो लगभग 30 माह से अधिक का जब बच्चा होता है तो वो एक सामान्य बच्चा पूरा वाक्य बोलने लगता है। मतलब 2.5 साल का लगभग होने वाला होता है, हो चुका होता है, तो वो पूरा वाक्य अपना बोलने लगता है। मतलब 30 माह से अधिक में पूरा वाक्य बोलने लगता है।
अगला है कोल्ड चेन का संबंध किससे है, तो नवजात बच्चे को टीके के भंडारण से। कोल्ड एक हमेशा किसी भी टीके को कोल्ड स्टोरेज पर रखा जाता है, टेम्परेचर को कम करके रखा जाता है, तो वो कोल्ड चेन का मतलब होता है। जनरली जो टीके होते हैं वो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखे जाते हैं तापमान में, लेकिन जो पोलियो का टीका है उसको -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे जो टीके हैं, कौन सा सक्रिय टीका है, कौन सा मृत टीका है, कौन सा टीका ऊष्मा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, कौन सा नहीं, ये सारे फैक्ट हम क्लियर करेंगे। तो कोल्ड चेन का संबंध किससे है, टीके के भंडारण से है। अगला है प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 7 दिन। तो 3 दिनों में, प्रसव के 3 दिन तक जो दूध होता है वो गाढ़े पीले रंग का दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें 3 गुना तो प्रोटीन होता है। इसके अलावा ये इसमें आईजी एक प्रकार की एक एंटीबॉडी पाई जाती है जो बच्चे की बीमारियों से रक्षा करती है। तो कितने दिनों बाद माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है, 3 दिनों में। 3 दिनों तक जो दूध रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अगला है मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा कब तैयार हुई थी, 2016, 17, 18 या 19। तो मलेरिया उन्मूलन के लिए जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो 2016 में हुई थी। इसका लक्ष्य था 2023 तक मलेरिया से शून्य स्वदेशी मामले मतलब अपने ही देश के मामले दूर करना, और 2030 तक मलेरिया मुक्त प्रमाण मतलब एक प्रमाण पत्र हासिल कर लेना कि हमारा भारत पूरी तरह से मलेरिया मुक्त हो गया है। तो उसका लक्ष्य क्या था, 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत करना। ये कब घोषणा की गई थी, 2016 में राष्ट्रीय रूपरेखा आई थी। 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने क्या लॉन्च किया है। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक थीम लॉन्च की थी, मलेरिया के लिए ना कहो ये नहीं थी, मलेरिया मुक्त भारत या अलविदा, इसका था मेरा इंडिया। ये मेरा इंडिया में मेरा से मतलब मेरा नहीं है, ये मेरा से मतलब है एम से हो जाता है यहाँ मलेरिया, एम से क्या हो जाता है यहाँ, एम से हो जाता है मलेरिया। इसके बाद ई से हो जाता है एलिमिनेशन, मतलब मलेरिया को दूर हटाओ, एलिमिनेशन। आर से हो जाता है रिसर्च, और ए से होता है अलायंस। तो 2030 तक मलेरिया मुक्त करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसको ICMR बोलते हैं, इसने क्या लॉन्च किया है, इसने मेरा इंडिया लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, मेरा इंडिया। ये मेरा इंडिया एक थीम है मलेरिया को भगाने के लिए। लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। किसने लॉन्च किया, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको क्या बोलते हैं, ICMR। इसकी स्थापना कब हुई थी, ICMR की 1911 में हुई थी। राजीव बहल इसके अध्यक्ष हैं। तो इंडियन ऑफ काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2019 को मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया लॉन्च किया था। भारत में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत के व्यापक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक ढांचा जो है विकसित किया। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया था, तो कब परिवर्तित किया था, 1958 में। 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय मलेरिया जो नियंत्रण कार्यक्रम है वो कब आरंभ हुआ था, 1953 में आरंभ हुआ था, और 1958 में इसको राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया था। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, 1953 में। 1958 में इसको पूरी तरह से बदल दिया। 1976 में 6.46 मामले जो हैं वो इसके मिलियन मामलों के साथ व्यापक प्रकोप हो गया था। मलेरिया का प्रकोप सबसे ज़्यादा कब हो गया था, 1976 में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और ये 2001 से अफ्रीकी सरकार द्वारा सबसे पहले मनाया गया था, 2001 से मनाया जा रहा है। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। किसके कारण होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम एक मच्छर होता है। फ्रेंड्स कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगी ना, उसमें मैं आपको बाल विकास के सारे सिद्धांत पढ़ाऊँगी, जितने भी बात थ्योरी पढ़ाऊँगी, थ्योरी वाला वीडियो लेके आऊँगी, सारे लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं, मॉडल प्रैक्टिस है ये ए सीरीज़ के, या मैंने घरेलू हिंसा अधिनियम बहुत अच्छे से समझाया है, वो नहीं देखा है देख लीजिएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे ग्रुप में दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं। जैसे नेतृत्व के प्रकार हैं,
इस प्रकार से सरल तरीके से बनाकर इस प्रकार के नोट्स आपके पास जो है पहुंचेंगे। ये 7 बुकलेट रहेंगी, इस प्रकार की बुकलेट रहेंगी ये जो दिख रही हैं। इसके अलावा आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इस प्रकार की ये बुकलेट आपको मिलेंगी। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।